दोस्तों सब लोग बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे बिहार जीविका के मॉडल पेपर सेकंड का। तो एक बार इसको रिकॉर्ड किया गया और वॉइस खराब हो गई थी, तो फिर से दोबारा से रिकॉर्ड करके लाऊं आपके लिए। और ये बिहार जीविका का मॉडल पेपर सेकंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर फर्स्ट से थोड़ा सा हार्ड है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, कह रहा है ये जो एक्सक्लेमेशन की मार्क इसकी जगह डिवाइड है, हैशटैग की जगह प्लस है और इसकी जगह पे गुणा है। तो क्या करना है आपको, सीधे इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे इसका सिंबल चेंज कर देना है। क्या करना है, सिंबल आपका इसका चेंज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे 32 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7 प्लस 5 और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और इसको 7 करेंगे, इसको 5 करेंगे, 8 से 56 5 61 तो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कुछ सेकंड क्वेश्चन है अपना, एक्स का अर्थ घटाना। ठीक है, एक्स का अर्थ घटाना और डिवाइड का अर्थ जोड़ना और प्लस का अर्थ है भाग और माइनस का अर्थ है गुणा। तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही होगा। तो आप लोग देखिएगा, सबसे पहले आप लोग ट्राई करिएगा, पहला नंबर ही आपका सही है, पहला ही आपका सही है। यहाँ पे सबका क्या कर दीजिएगा, जो बोल रहा है वो आप बस कर दीजिएगा। यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा और यहाँ पे माइनस की जगह क्या कर रहा है, माइनस की जगह गुणा कर दीजिएगा। और ऐसे इसको प्लस की जगह क्या कर रहा है, तो प्लस की जगह आपको कह रहा है भाग कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा। और फिर भाग गुणा जोड़ घटाना वाला लगा दीजिएगा कि पहले आपको करना है भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ घटाना। तो आपका ये वाला एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्यू का अर्थ जोड़ना, जे का अर्थ गुणा, टी का अर्थ घटाना और के का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल आपको करना है 18 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, इंटू 7 प्लस 5 -2, ठीक है, -2। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व करना, 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसकी 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से। बात समझिए, ये जो दूसरी संख्या है यहाँ पे, ये इसका संबंध है और ये पहली संख्या से जो है, तो 5वीं संख्या का जो संबंध है ये संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो संख्या है उसको हमको छठी संख्या जो है 5वीं से जो संबंध है ये ज्ञात करना है। इसको सिंपल आप करिएगा। देखिए, इसको करने का आपको तरीका बता देता हूँ। ठीक है, इसको करना है 3 × 3 + 3, ठीक है, 3 3 9 3 12, ये हो जाएगा। फिर इसको देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि किसका है संबंध, चौथी का तीसरी से, मतलब चौथी का, ये चौथी हो गया, इसका तीसरी से है, तो 25 × 3 + 3, तो 25 या 75 3 78 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये संबंध हो गया। तो अब इसको क्या करना है, इसको करना है 21 × 3 + 3, तो क्या करना है, 21 को 63 और 3 66, तो इसका 66 हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद को तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध रखता है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंध रखता है। समझिए, चौथा पद तीसरे का उस संबंध से रखता है। देखिए, अगर बाण है आपका तो धनुष के बिना नहीं चलेगा, तो बुलेट आपका किसके बिना नहीं चलेगा, गन के बिना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गन। आप लोग सिंपल से बी भर दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले के साथ है। मतलब कि दूसरे पद का जो पहले के साथ संबंध है, तो चौथे पद का तीसरे के साथ वही संबंध है। तो यहाँ पे देखिए, शांत और धीरे, तो शांत और धीरे एक दूसरे के समानार्थी होते हैं या फिर थोड़ा सा पर्यायवाची टाइप के होते हैं। तो उत्तेजित और क्रुद्ध, मतलब कि आप उत्तेजित होंगे तो आपको क्रोध होंगे तभी उत्तेजित होंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन है, एक ग्राफ दिया है जिसमें क्या किया है, एक जो है कंपनी है जो क्या बनाती है, चेयर बनाती है। ठीक है, चेयर उत्पादन की एक कंपनी है, उसका डाटा दिया है और आपको नीचे कह रहा है कि इसके डाटा के हिसाब से आपको निकालना है। तो ठीक है, चलिए आपको हम दिखाते हैं कैसे निकालना है, समझिए। तो यहाँ पे कह रहा है, देखिए, कह रहा है 2017 में जेड के उत्पादन और 2014 में वाई के उत्पादन का अनुपात निकालिए। तो जेड का उत्पादन हो जाएगा, ये जो आपकी थोड़ा वाइड लाइन है, ये जेड का उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, और वाई का जो उत्पादन है एकदम डार्क लाइन है, डार्क लाइन जो है, तो कहाँ पे कह रहा है, 2017 में। तो 2017 में देखिएगा, 2017 में जेड का अनुपात कितना, उत्पादन 30 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30 और अनुपात कर देंगे, और 2014 में इसका कितना अनुपात है, ठीक है, 35। तो हम अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6:7 आ जाएगा। ठीक है, 6:7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित तालिकाओं में विभिन्न राज्यों विश्वविद्यालयों की सहायता से प्रोफेसर के पद के लिए साक्षात्कार हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। उम्मीदवारों की संख्या उसमें चुने गए उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, इस तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, दीजिए। चलिए, तो देखिए, ये तालिका है, इस तालिका में जो उम्मीदवार हैं और जो चयनित हुए हैं वो दिया है। अब क्या कह रहा है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है, देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कह रहा है, वर्ष 2020 में विभिन्न राज्यों में चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या उस वर्ष के राज्यों के साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का कितना प्रतिशत है। मतलब कि जो छात्र चयन हुए हैं और जो छात्र उपस्थित हुए हैं उनका परसेंटेज निकालना है। उनका क्या निकालना है, हमको परसेंटेज निकालना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए,
सिंपल सा है। पहले आप पूरा जोड़ लीजिए, क्या जो भी छात्र क्या हुए हैं, चयनित हुए हैं, ठीक है। जो भी छात्रों का करते हैं इसको, सबसे सिंपल है, देखिए आपको दिखाते हैं। तो इसमें क्या करें, पहले जो उम्मीदवार थे, ठीक है, टोटल उम्मीदवार जो थे इसमें हम आपको जोड़ेंगे। टोटल उम्मीदवार जो ये वाले थे, ठीक है, ये वाले, तो इसको हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 7800 आ जाएगा, ठीक है, 7800 आ जाएगा। और 2020 में 2020 वाला डाटा जोड़ेंगे। और चयनित उम्मीदवार कितना है, तो चयनित उम्मीदवार जोड़ेंगे टोटल तो 3270 आ जाएगा, ठीक है। और 3200 तो क्या करेंगे, 3270 डिवाइडेड बाई 7800, ठीक है, 7800 और क्या कर देंगे, और इंटू 100 कर देंगे, 100 कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा 41.9 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप लोग चेक कर लीजिए तो इसका आ जाएगा। यहां पे दिया है क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास करने वाले, ठीक है, मतलब कि रहने वाले लोगों की संख्या दिया गया है प्रतिशत में, ठीक है, और एक पाई चार्ट के जरिए ये दर्शाया गया है। तो आपको पूछ रहा है कि दिल्ली में जो 30% है, इनके बीच में जो कोण है जो दिखाया गया, ये कोण कितना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है दिल्ली में प्रवास करने वाले लोगों की संख्या के संगत वृत्तखंड का केंद्र के साथ कितना कोण होगा। तो देखिए सबसे पहले ये पूरी अगर सर्कल का बात करें तो कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री होता है। और कितना है दिल्ली में, है दिल्ली में कितने हैं, 30%, तो 360 इंटू 30, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे, 100, ये परसेंटेज में दिया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताइए। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 108 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, एक आपका 108 डिग्री आ जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ठीक है, कह रहा है एक कक्षा में 60 छात्र हैं, मतलब टोटल जो छात्र लड़के और लड़की मिला के क्या है, ठीक है, 60 है, ठीक है, और उसमें कह रहा है 40% लड़कियां हैं। तो लड़कियों की संख्या निकालना है, तो 60% का 40% निकालेंगे, 100 कर देंगे, यहां से ये काटे तो टोटल आपका 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है रमणी ने 8000 रुपए पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया था। 4 महीने बाद वतीनता उसमें 6000 की पूंजी के साथ जुड़ गई। यदि वर्ष के अंत में 3600 रुपए हैं तो वतीनता का हिस्सा कितना होगा। देखिए सिंपल सा इसको लगाने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, पूंजी गुणे समय। जितना आप पूंजी लगाते हो जिसका हिस्सा निकालना है आप समय कर दो। तो इसमें क्या है, देखो पूंजी कितना है, इसने लगाया था 8000 कितने दिन के लिए, मतलब कि 12 महीनों के लिए, ठीक है। तो कितने लगाया, 8000 इंटू 12 महीनों के लिए, ठीक है। और ये आपका लगा दिया कितना, 6000, और इसके लिए लगाया मतलब कि 8 महीनों के लिए, ठीक है, 8 महीनों के लिए, 4 महीने बाद 8 महीने के लिए। इसको पूरा टोटल आप जब सॉल्व करोगे तो 2:1 का अनुपात आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2:1 का अनुपात आ जाएगा। अब देखिएगा साल के अंत में मतलब कि ये कितना है, ठीक है, 36%, और तीनों का अनुपात मिला के मतलब कि 3600 जो है 3 भाग किसके बराबर है, देखिए 3 भाग किसके है, 3600 के बराबर, ठीक है, 3600 के बराबर। और वतीनता का भाग कितना भी आया, देखा अभी वतीनता का 1 भाग आया, तो 1 भाग कितने के बराबर हो गया, 1200 के, ठीक है, 1 भाग हो गया 1200 का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ए बी का भाई है, ठीक है, और सी ए का पिता है, तो डी सी की पत्नी है, मतलब डी क्या है, सी की पत्नी है, तो बी और डी का क्या संबंध हो गया, मतलब कि डी और बी के बीच क्या संबंध हो जाएगा, तो ये माता का संबंध हो जाएगा, ठीक है, माता का संबंध हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ये वाला देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक धनराशि को 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। ब्याज की गणना यदि अर्धवार्षिक की जाती है तो परिपक्व राशि 4540 रुपए अधिक हो जाती है, ठीक है। तो मूलधन कितना होगा, मतलब जो राशि है वो इतना अधिक हो जाती है, तो आपको मूलधन बताना है। तो सिंपल है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे क्या निकाल लेना है पहले, ठीक है, अर्धवार्षिक का आपको निकालना है। तो अर्धवार्षिक की दर हो जाएगा, मतलब कि आपका वार्षिक का 40 है तो अर्धवार्षिक का हो जाएगा आपका 20, और यहाँ पे 2 वर्ष दिया है तो अर्धवार्षिक पे क्या हो जाएगा 4 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष। अब आप A1 माइनस A2 बराबर 4540 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। A1 मतलब A2 क्या समझिएगा, A1 मतलब A2 का मतलब क्या है, ये आप लोग थोड़ा समझिए, हम बता रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, कह रहा है एक धनराशि को 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। ब्याज की गणना यदि अर्धवार्षिक की जाती है तो परिपक्व राशि 4544 अधिक हो जाती है, तो मूलधन कितना होगा। सिंपल है, आपको इसको क्या निकालना है, आपको इसको वार्षिक है तो अर्धवार्षिक निकाल लो, तो अर्धवार्षिक क्या हो जाएगा 20%, ठीक है, और ये 2 ईयर का है तो इसको हो जाएगा आपका मतलब कि अर्धवार्षिक के लिए 4 साल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 साल का हो जाएगा। अब उसके बाद आपको A1 माइनस A2 और इक्वल टू 4500, ठीक है, 4544 कर देना है। A1 माइनस A2 मतलब क्या, वार्षिक वाले से छमाही वाला घटा देना है। अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा A1 माइनस A2 का, ये आप लोग देखिएगा। तो A1 अगर हम निकालेंगे, A1 का हम आपको दिखा देते हैं, A2 निकाल लीजिएगा। A1 कितना हो जाएगा अगर आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा P, ठीक है, P1 प्लस मतलब कि R है आपका कितना 40 इंटू अपॉन 100,
ठीक है, 100 और यहाँ पे क्या कर देंगे 2 वर्ष के लिए, ठीक है। अब ऐसे निकाल लीजिएगा आप, यहाँ पे 20 रख के यहाँ पे क्या कर दीजिएगा 4 कर दीजिएगा और A1 माइनस A2 करके आप जब इसका आंसर निकालोगे तो ये 40 वर्ष आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू वो करके। तो बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए, का 540 रुपए पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 सही 1/2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों इसका साधारण ब्याज का सिंपल फार्मूला आप लोग लगाना है। क्या लगाना है, ठीक है, साधारण ब्याज को मान लीजिए हम, ठीक है, हम कुछ भी कर दिए, मान लीजिए हम इसको हम बी कर दिए, कुछ भी ब्याज कर दिए, और उसके लिए आपको क्या है, मूलधन कितना है 540, और आपको कितना है मूलधन, आपको 540 है, दर कितना है, ठीक है 6%, और वर्ष कितना है, तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 सही 1/2, और यहाँ पे 100 कर देंगे और इसको 2 कर देंगे, सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला इसका होता है, फॉर्मूला होता है मूलधन मतलब P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये वाला इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। कहीं भी आपको ब्याज निकालना होगा तो ये फॉर्मूला आप लगा लीजिएगा। कह रहा है 12,000 रुपए पर 10% ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, सिंपल वही वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, 12,000 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 2400 रुपये आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रमेश और सुरेश का निवेश अनुपात कितना है, 5:7 है। यदि कुल निवेश कितना है 36, तो सुरेश का निवेश कितना हो जाएगा। देखिए पूरा निवेश कितना है 12, ठीक है, 7 और 5 12, और टोटल 12 किसके बराबर है 36,000 के। सोचिए 36,000 के 12 बराबर है, तो 1,000 कितने हो जाएगा 12 3 36, एक हिस्सा किसके हो जाएगा 3,000 के बराबर, ठीक है, एक हिस्सा 3,000 के बराबर हो जाएगा। और पूछ रहा है कि सुरेश का तो सुरेश का कितना हिस्सा है 7, तो 7 हिस्सा कितना हो जाएगा 21,000 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कह रहा है एक निश्चित राशि को x और y के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि y का हिस्सा 24 है तो कुल राशि कितनी होगी। समझिए, टोटल मतलब कि कितना है, अगर अनुपात बोले तो टोटल भाग कितना है 7 भाग है, ठीक है, टोटल भाग कितना है 7, और y को कितना है, y का 3 है, तो 3 किसके बराबर हो गया, 3 किसके बराबर हो गया 2400 के, 3 किसके बराबर हो गया 2400 के, तो 1 किसके बराबर हो गया 800 के, एक जो है 800 के बराबर हो गया एक भाग। तो यहाँ पे 7 भाग टोटल है, तो 8 7 56, तो मतलब कितना हो जाएगा 5600 रुपए टोटल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गांव की जनसंख्या में 10%, ठीक है, वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी होगी। आपको ये बताना है कि वर्तमान में जनसंख्या कितनी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए भी आपको यही वाला फॉर्मूला एगो लगाना है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है आपको, जो अभी हम बता रहे थे कि P बराबर, ठीक है, P बराबर P0 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 इंटू n, ठीक है, इंटू n, ठीक है। तो यहाँ से आपको लगाना है ये वाला फार्मूला। तो आपको सिंपल सा, ठीक है, P का दिया है 10,000, ठीक है, 10,000 दिया है, और n का मान कितना दिया है 2, और R का मान कितना दिया है 10, और आपने जो डिवाइडेड 100 किया इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 12,100 आपका आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे कंपनियों के CIN नंबर दिए हैं, CIN, ठीक है, नंबर दिए हैं, और इसको इस नंबर से मैच कराना है कि ऊपर वाले नंबर के CIN के समान कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे लास्ट से 65 है, वो लास्ट में हमारे, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट में, तो ये पहले कैंसिल हो गया, यहाँ पे 65 है, चलो ठीक है। अब 3 विकल्प बचे, अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे इधर से देख लेते हैं 2017, तो इसमें क्या है सी वाले में 2016 है, तो ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, उसके बाद हम देखते हैं, अब हमारे पास 2 विकल्प बचे हैं, ठीक है, कौन कौन से 2 विकल्प बचे हैं, यहाँ से ये सेम दिख रहे हैं, यहाँ से ये सेम दिख रहे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ स्टार्टिंग में देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है 23 और ऊपर 32 है, तो ऊपर वाले हमारे ये क्या है 23 है, C1 आपका देखिएगा जो स्टार्टिंग में है यहाँ पे 32 है, और इस वाले में क्या है 23, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलिए, इस नंबर है एक GSTN नंबर आपको दिया है, ठीक है, और इसको मेल खिलाना है, नीचे वाला कौन सा नंबर इसके समान होगा। तो सबसे पहले आपको वही देखना है, तो इसमें L2 Z2 है, ये खत्म हो गया। फिर उसके बाद देखना है कि लास्ट में 7 किसके आ रहा है, तो ये खत्म हो गया, और इसके 1 आ रहा है, तो ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ पे क्या है X और यहाँ पे क्या है Y आ रहा है, तो ये भी खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऐसे आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा तो निकाल लेना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बाईं और समतुल्य रिक्त स्थान पर जाने के लिए प्रयुक्त कुंजी कौन सी है। मतलब कि बाईं ओर जो है, जो समतुल्य स्थान खाली रहता है, उस पे जाने का कुंजी क्या है, तो ये हो जाएगा आपका शिफ्ट प्लस टैब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये गूगल का मुख्य सर्च एल्गोरिथम क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है
ठीक है, पेज रैंक, ठीक है, पेज रैंक। देखिएगा कभी होता है आपका यूट्यूब पे बोलेंगे कि हमारी पेज मतलब कि वीडियो जो है फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है, हमारा ये मतलब कंटेंट जो है फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है, तो ये आपका ऐसे ही है, गूगल और यूट्यूब एक ही मतलब कंपनी है, तो ये आपका पेज रैंक हो जाएगा, इसका जो एल्गोरिदम है ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, MS एक्सेल 2010 में काउंट ब्रैकेट फंक्शन का कार्य क्या है ये आप बताइएगा। तो इसका क्या है, काउंट ब्रैकेट फंक्शन जो है इसका कार्य सेल की संख्या गिनना। ये क्या करता है, केवल सेल की संख्या गिनता है, उसमें जो टेक्स्ट होते हैं और ये सब होता है उसको नहीं गिनता, केवल उसकी जो अंकित मान होता है वही ये करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अल्फाबेट के अक्षरों का उपयोग किसे परिभाषित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये आपका किसके लिए किया जाता है, पहले ये देखिएगा, ऐसे आपका क्या बनता है, ठीक है, ये आपका अल्फाबेट ए और बी, तो ये आपका जो है कॉलम को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। संख्या वो किसको होते हैं, रो, और ये कॉलम और बीच के जो स्थान होता है इसे सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ये भी याद रख लीजिए आप लोग। चलिए, कंप्यूटर वायरस का जो पहला कंप्यूटर वायरस है उसका नाम क्या था, आपको ये बताना है, पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था। तो दोस्तों इसका नाम क्रीपर था, और इसको किसने बनाया था, 1971 में बॉब थॉमसन ने बनाया था, ठीक है, बॉब थॉमसन ने बनाया था, और इसका उद्देश्य केवल परीक्षण करना था, तो उन्होंने इसलिए इसको बनाया था, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2010 में वाइप इम्पैक्ट को किस टाइप से स्लाइड पर अप्लाई किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ट्रांजिशन, ठीक है। अगर आप एक स्लाइड में हो और दूसरे स्लाइड से क्या करना है, दूसरे स्लाइड में आपको जाना है, कुछ भी वहां पे एडिट करना है, कुछ भी लिखना है, तो आप क्या करोगे, वाइप इम्पैक्ट का इस्तेमाल करके क्या करोगे, सीधे स्लाइड पे पहुंच जाओगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, HTTPS किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म पहले तो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और ये सिक्योर किस लिए होता है, तो ये आपका सुरक्षा करता है, ठीक है, आपके जो बाहरी खतरे होते हैं, ठीक है, आपकी जो डाटा होता है उसकी गोपनीयता को बनाए रखता है और उसकी अखंडता को, ठीक है, बनाए रखता है, और ये आपको सुविधा क्या करता है, सिक्योरिटी का प्रोवाइड करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। DNS का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों DNS का कार्य क्या है, आपका IP एड्रेस बदलना, ठीक है, IP एड्रेस का मतलब आपका लोकेशन बदलना। DNS में क्या होता है, जैसे कि आप देखे होंगे कभी FM होता है, FM 90 बोलते नहीं 98.5, तो ये एक पार्टिकुलर जगह का होता है फ्रीक्वेंसी कि आपको 98.5 से वहां से आ रही है। अब DNS क्या होता है आपको, ठीक है, गूगल DNS क्या होता है, जिसका इसका फ्रीक्वेंसी हो गई मान लीजिए जैसे कि 172 ठीक है 2717 ऐसे करके होती जा रही है। तो यहाँ पे अपने अगर DNS लगा देंगे तो आपका जो लोकेशन है ना वो ट्रेस नहीं हो पाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग जगह बताएगी। MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने का शॉर्टकट क्या है। तो दोस्तों इसका शॉर्टकट है Ctrl+N, और नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या होता है, Ctrl+N का इस्तेमाल होता है, और क्या है, ठीक है, सेव करने के लिए, सेव के लिए Ctrl+S का इस्तेमाल होता है, प्रिंट के लिए क्या होता है Ctrl+P के लिए, अंडू करने के लिए क्या होता है, अंडू करने के लिए Ctrl+Z का इस्तेमाल होता है, ठीक है, पेस्ट के लिए क्या हो जाता है, पेस्ट के लिए हो जाता है आपका Ctrl+V, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, OCR का उपयोग किसके लिए होता है। तो OCR का दोस्तों उपयोग होता है, ठीक है, इसका होता है टेक्स्ट रिकॉग्निशन, ठीक है, टेक्स्ट रिकॉग्निशन मतलब कि अगर आप OCR कंप्यूटर में कोई PDF देते हो, कोई फोटो देते हो, उसमें जो शब्द लिखा है, अक्षर लिखा है, उसको OCR के माध्यम से ही पढ़ा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये केवल टेक्स्ट को पढ़ता है, इमेज और वो चीजों को नहीं रिकॉग्नाइज करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विंबलडन ओपन पुरुष एकल 2025 किसने जीता है। तो ये आपका एनिक सिनर ने जीता है, इनको जेनिक सिनर भी बोलते हैं, और ये कहाँ के हैं, तो ये इटली के निवासी हैं, ठीक है, कहाँ के, इटली के निवासी हैं। और सेकंड नंबर पे कौन था, किसको हराया इन्होंने, तो सेकंड पे कार्लोस अल्कराज था। ये भी आपको रखना है कि कार्लोस अल्कराज जो है आपका सेकंड नंबर पे थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो आपके कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और प्रथम अध्यक्ष की बात करें कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी जिन्हें व्योमेश चंद्र बनर्जी बोलते हैं। सेकंड अध्यक्ष कौन थे, सेकंड अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जिन्हें ओल्ड ग्रेट मैन इंडिया भी कहा जाता है, ये थे। और आपके इसके मतलब कि प्रथम विदेशी कौन थे, तो प्रथम विदेशी अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कौन थे, जॉर्ज यूले थे, ये भी आपको याद रखना है, प्रथम विदेशी अध्यक्ष थे। और स्थापना किसने की थी, तो एयो ह्यूम ने की थी, ये तो हम आपको बता ही दिए थे। एयो ह्यूम ने बॉम्बई में 1885 में मुंबई में की थी, ठीक है, मुंबई में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार मुख्यतः आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और कभी कभी इसको साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है। मुख्यतः बात करें तो यह आपका पत्रकारिता से संबंधित है। खंजर युद्ध अभ्यास, ठीक है, भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है। और यह क्या है, यह एक
द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। द्विपक्षीय मतलब, ठीक है, द्विपक्षीय मतलब क्या कि एक साल अगर भारत में होगा तो अगले साल किर्गिस्तान में होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 2025 वाला था, 2025 वाला कहाँ पे हुआ था, ये आपका किर्गिस्तान में हुआ था, ठीक है। चलिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, 2024 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था? दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, ये खेल का भारत में सर्वोच्च पुरस्कार होता है। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? इसका पहले नाम हुआ करता था अपना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। बाद में इसको क्या किया गया था? 2024 में इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया था। और इसको 2024 में किसको मिला है? डी गुकेश को, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं। और इनके साथ साथ 3 लोगों को और मिला था, ठीक है। तो वो 3 लोग थे आपके, एक तो मनु भाकर थी, ठीक है, मनु भाकर आपका शूटिंग के खिलाड़ी थी, एक मनु भाकर थी आपका, एक कौन थे? हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह थे, हरमनप्रीत सिंह थे, जो आपके कौन थे? हॉकी के खिलाड़ी हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं। और एक आपको मिला था किसको? प्रवीण कुमार को, जो आपके पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, पैरा एथलेटिक्स के। तो टोटल 4 लोगों को 2024 में मिला था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों, ये पुरस्कार जो है हांगकांग को मिला था, जो कि दक्षिण कोरिया की एक लेखिका हैं, और इन्हें जो है इनके उत्कृष्ट लेखन के लिए ये पुरस्कार इनको मिला है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू की थी, हुई है। और अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार किया था, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। तो ये भी तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 भारत के किस राज्य में आयोजित हुआ था? तो दोस्तों, ये आपका भारत के उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। और इसकी उद्घाटन कौन किया था? तो मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और बात करें अगर 7वां, ठीक है, 7वां खेलो इंडिया कहाँ हुआ था? 7वां खेलो इंडिया कहाँ हुआ है? खेलो इंडिया, तो ये बिहार में हुआ है, ठीक है, बिहार में हुआ है, ये भी याद रखना। और उसका शुभांकर कौन था 7वां खेलो इंडिया का? तो गज सिंह था, ठीक है, गज सिंह उसका शुभांकर था, ये भी याद रखिएगा। चलिए, अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, अभिनव बिंद्रा एक उत्कृष्ट क्या है? निशानेबाज खिलाड़ी हैं, ठीक है, शूटिंग के मतलब वो खिलाड़ी हैं। और उन्होंने क्या किया था? 2008 में, 2000, ठीक है, 8 में उनको बीजिंग ओलंपिक में क्या है, उन्होंने गोल्ड जीता था, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था एकल प्रतिस्पर्धा में। और यह ऐसा करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है, क्या बन गए हैं? भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित हुआ था? तो दोस्तों, ये आपका कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियोडी में, ठीक है। और इसके पहले जो हुआ था, ठीक है, 18वां कहाँ हुआ था? 18वां जो आपका हुआ था इंडिया के, ठीक है, इंडिया में। और अब 20वां कहाँ पे होगा? 20वां 2025 में जो होगा, ठीक है, 2025 में जो होगा, ये आपका कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ये होगा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज किसने किया था दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज किया था रॉबर्ट मिल्टन ने। इन्होंने क्या किया था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश की खोज किया था कि उस पर मतलब कि ऋणावेश होता है, वो आप खोज किया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, ये याद करना, ठीक है। चैडविक ने किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज किया था, न्यूट्रॉन की। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया था? प्रोटॉन की खोज किया था, ठीक है, प्रोटॉन की। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? तो दोस्तों, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ही किया था। इन्होंने क्या किया था? अल्फा करंट प्रकीर्णन प्रयोग, मतलब कि एक सोने की झिल्ली पे अल्फा कणों की बमबारी कराई थी, यहाँ से बीम लगा के। तो कुछ अल्फा कण आए और यहाँ से ऐसे हो गए, ठीक है, ऐसे हो गए, और कुछ अल्फा कण आए अपने ही पथ पर लौट गए। तो जिससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के नाभिक में क्या है? परमाणु के नाभिक में एक सघन भाग है, ठीक है, एक सघन भाग है जो क्या करता है? धनावेशित भाग है जो क्या करता है? अल्फा कणों को, ठीक है, वापस कर देता है। तो इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के केंद्र में जो है नाभिक होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, ठीक है, ISA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये ISA का मुख्यालय जो है आपका गुरुग्राम, हरियाणा में, भारत में स्थित है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है? मतलब कि इसका 2030 तक लक्ष्य है, 2030 तक इसका लक्ष्य क्या है, ठीक है, कि 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करना सौर ऊर्जा से। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, स्थायी सेना को पागा या बारगीर कहा जाता था, और अस्थायी सेना को जो क्या कहा जाता था? सिलदार कहा जाता, ठीक है, सिलदार कहा जाता था।
मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। किसने किया था? शिवाजी ने इसकी स्थापना किया था। में इसकी राजधानी थी, ठीक है, रायगढ़ में इसकी राजधानी थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी। और इसका मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना। यहाँ पे भारत में हर चीजें भारत में बनाना, भारत का टैग लगाना, जिससे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हमारी सुख सुविधाएं जो है अपने देश का रहे, अपने देश का पैसा अपने देश में ही रहे, तो लोग उसको यूज करें। ये है, ठीक है, हमारा मेक इन इंडिया की असली पहल का शुरुआत, ठीक है। और इसका जो लोगो होता है, लोगो का बात करें, लोगो का होता है तो शेर होता है इसका लोगो, ठीक है, शेर होता है इसका लोगो। और भारत ने क्या कहा विदेशी कंपनियों को भी कि आइए हमारे भारत में आप कंपनियां डालिए, यहीं पे आप लोग बनाइए, ठीक है। चलिए, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न मिला था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये कौन थे? तो भारत के सेकंड पीएम थे, ठीक है, सेकंड पीएम थे, ये भी याद रखिए। और इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है प्रसिद्ध नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो दोस्तों इसको राम प्रसाद बिस्मिल जी ने सबसे पहले दिया था, जब इनको फांसी हो रहा था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा दिया था। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका विनोद शुक्ला को सम्मानित किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। विनोद शुक्ला जी को सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ के थे? तो ये छत्तीसगढ़ के हैं। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के हैं, ये भी याद रखिएगा। और वहीं बात करें 58वां, ठीक है, 2023 का जो है इसी साल दिया गया है, 2025 में ही। तो किसको दिया गया है? तो वो आपको राम भद्राचार्य जी को, संस्कृत का राम भद्राचार्य जी जो जगत गुरु हैं, राम भद्राचार्य जी को। और दूसरा जो है उर्दू का किसे दिया गया है? तो कवि गुलजार को दिया गया है, कवि गुलजार को, ठीक है, गुलजार को दिया गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो दोस्तों उसका घनत्व कम हो जाता है। तभी आप देखिए जो बर्फ है वो पानी के ऊपर तैरने लगता है, घनत्व कम होने के कारण। और पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का अधिकतम घनत्व होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि नए विद्यार्थी की आयु जोड़ दी जाती है तो औसत 15.5 हो जाता है। तो नए विद्यार्थी की आयु कितनी होगी? तो देखना, विद्यार्थियों की संख्या पहले हम निकाल देंगे, तो 15 दम्मा n बराबर 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम क्या करेंगे, नया औसत निकालेंगे, तो कितना निकालेंगे बताइए? नए औसत के लिए 15.5 और 150 और प्लस 1 करके, और हम कितना कर देंगे? 11 से भाग कर देंगे, 11 से भाग कर देंगे। पहले 10 थे, एक विद्यार्थी बढ़ गया, अब ये गुणा कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपका ये 20.5 वर्ष आ जाएगा, 20.5 वर्ष आ जाएगा। ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जवाब में पाकिस्तान ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद उल मसरूर चलाया था। और ऑपरेशन सिंदूर कब क्यों हुआ था, ये आपको बताना है। ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था? तो दोस्तों जब 22 अप्रैल को क्या हुआ था? 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ था। तो उसके 7 मई को फिर भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वयं सहायता ग्रुप बैंक लिंकेज मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा? ग्रामीण गरीबों को सामूहिक बचत व सुविधा। पहले क्या होता था, मान लीजिए गले में कोई पैसा रख दिया महिलाओं ने, और वो क्या हो जाता था, उसी में से किसी ने चोरी कर लिया या आपका कहीं गुम हो गया, तो वो आपको दिक्कत आती थी। जब आपका क्या हो गया, ठीक है, बैंक लिंकेज हो गया, तो पैसे जैसे आया आपने जाकर उसको बैंक में जमा कर दिया, तो वो सब झंझट आपका दूर हो गया। चलिए, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो नॉर्मन बोरलॉग को क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और भारत में अगर बने भारत में एम स्वामीनाथन को कहा जाता है। 2024 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न भी मिला है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका उर्वरक कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये आपका धनबाद में स्थित है। पहले कुछ टाइम तक चलता था, फिर ये बंद हो गया अभी, तो याद रखिएगा धनबाद में आपका स्थित है। चलिए, पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किस संशोधन के तहत मिला? तो दोस्तों आपका ये 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के तहत मिला। इस संशोधन में क्या क्या किया गया था? तो इस संशोधन में आपको 29 विषय जोड़े गए, 29 विषय जोड़े गए, ठीक है। पंचायती राज में 29 विषय जोड़े गए, प्लस आपका भाग 5 जोड़ा गया, भाग 5 जोड़ा गया इसमें। और क्या जोड़ा गया? भाग 5 जोड़ा गया, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई इस संशोधन के तहत, ठीक है। और फिर इसमें क्या हुआ कि आपकी पंचायती राज व्यवस्था को जमीनी तौर पे पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इस संविधान संशोधन बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये तो आपका देख लेना 100% पूछेगा ही पूछेगा। ये वाला क्वेश्चन लिख के ले लो आप किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये है आपकी बिहार से संबंधित है, और इसको क्या हुआ था 2007 में से जीआई टैग में मिला है, जीआई टैग में मिला है। और क्या करा है, इसकी प्रदर्शनी जो है जापान में भी लग चुकी है, जापान में भी लग चुकी है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इस मतलब कि जो चित्र बनते हैं उसकी प्रदर्शनी जापान में भी लग चुकी है।
प्रोड्यूसर ग्रुप बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जितना लोग प्रोड्यूस करेंगे, जितना लोग सामान बनाएंगे, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, तो सामूहिक उत्पादन व विपणन। जैसे कि अब एक अकेला आदमी है तो बाजार में कोई चीज कैसे बेचेगा, वहीं 10 लोग हैं तो एक गाड़ी कर लिया, एक ट्रैक्टर कर लिया, अपना सामान ला दे और जाके बाजार में अच्छे दाम पे भेज दिए। तो मतलब क्या है, अगर आप प्रोड्यूसर मतलब उपज कराने वालों का ग्रुप बढ़ाओगे, मतलब कि लोगों की संख्या बढ़ाओगे, तो आपको क्या हो जाएगा, थोक में माल बेचने में आपको आसानी हो जाएगा और आप जल्दी से बेच पाओगे, लाभ कमा पाओगे। एसएचजी सदस्यों को बीमा से क्या लाभ होता है? तो दोस्तों, बीमा से क्या होता है, जोखिम प्रबंधन कम हो जाता है। मान लीजिए कि सदस्यों ने क्या किया है, पशुपालन किया है, मुर्गी पालन किया है, कुछ भी किया और कोई बीमारी आ गई, जैसे कि सुगर पालन करते हैं बहुत लोग, और बीमारी आ गई तो बहुत से जानवर होते हैं एकाएक मर जाते हैं। तो अगर आपने बीमा कराया है तो आपको बीमा की जो राशि है वो मिल जाती है, तो जोखिम से प्रबंधन में आपको ये सफलता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण आजीविका संवर्धन डिजिटल प्लेटफॉर्म का महत्व क्या है? दोस्तों, डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत महत्व है। आप समझिए, जैसे कि सीधा बाजार से संपर्क, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। अगर आपको कुछ मंगाना है, ठीक है, कुछ मंगाना भी है, किसी ग्रामीण को कोई चीज बीज मंगाना है कोई किसान को, तो वहां से वो बीज मंगा लेता है तुरंत अमेजोन फ्लिपकार्ट से। और कोई उपकरण मंगाना है तो वो मंगा लिया, या तो उसको बेचना है तो अपना प्रोडक्ट वो क्या करता है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट में ऑनलाइन रजिस्टर करा के बेच भी सकता है। ठीक है, अभी देखिए आप लोग क्या होता है, कंडे जो होते हैं आपकी उपली होती है, देखिएगा वहां पे अमेजोन पे डालिएगा कितना प्राइस पे दिखाता है, तो वो ग्रामीण में तो बनता है, तो वहां से आप बेच भी सकते हो। तो ये आपके लिए सीधा बाजार से संपर्क हो गया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि आधारित आजीविका में शामिल नहीं है, तो दोस्तों पशुपालन भी कृषि आधारित में शामिल है, बागवानी भी शामिल है, खेती भी शामिल है। खुदरा व्यापार मतलब कि जो आपका किराना स्टोर होता है, किराना स्टोर होता है, ये खुदरा व्यापार हो गया। जो आप लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे स्टॉल लगा के बेचते हैं और ये सब करते हैं, तो ये आपका कृषि आधारित आजीविका में नहीं आता, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एसएचजी, वीओ और सीएलएफ समय संरचना में उच्चतर कौन है, मतलब कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तो देखिए ये क्या हो जाता है, ये वीओ क्या है बताइए, ये वीओ है एसएचजी का संगठन। 10 से 20 एसएचजी बन के वीओ बनाते हैं और फिर वहीं पे 10 से 20 जो है वीओ मिलके सीएलएफ बनाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सीएलएफ हो जाएगा, मतलब क्लस्टर लेवल फेडरेशन। ये आपका कहां पे करता है? ब्लॉक में, ब्लॉक लेवल पे काम करता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एसएचजी पंचसूत्र किसे मजबूत बनाता है? तो ये आपका वित्तीय अनुशासन में बनाता है। पंचसूत्र का मतलब 5 सिद्धांत है कि नियमित बचत करना, नियमित बैठक करना, ठीक है, नियमित जांच करना। तो पंचसूत्र में क्या है, वित्तीय अनुशासन को बढ़ाता है। वित्तीय अनुशासन का मतलब क्या हो गया कि नियमित आपको बचत करना है, पैसे कितना आ रहे हैं कितना नहीं आ रहे उसका लेखा जोखा करना है। तो पंचसूत्र क्या है, वित्तीय अनुशासन को बढ़ाता है। बैंक लिंकेज मॉडल 1 और मॉडल 2 में क्या अंतर है? देखिए मॉडल 2 जो होता है उसमें एनजीओ होते हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी संस्था के थ्रू आपका खाता खुलता है, ठीक है, और आपका जो मॉडल 1 होता है उसमें क्या होता है, आपका सीधा बैंक से जुड़ जाते हो। मतलब आप गए नाबार्ड में, अपना ग्रुप का जो है आपका समूह है उसका रजिस्टर लेके गए, उसका पर्ची वर्ची सब लेके गए, आपने सीधा खाता खुलवा लिया। और अगर आप मॉडल 2 में क्या करते हो, एक एनजीओ है, कोई संस्था है, वो आपका खाता खुलवाती है अपने नाम से, तो आपको फिर वो ट्रस्ट के नाम से पैसा मिलेगा, आपको डायरेक्ट पैसा नहीं मिलेगा। आप उस संस्था से जुड़ोगे और आपको वो ट्रस्ट से पैसा मिलेगा। जैसा कि ग्राम प्रधानी में होता है, डायरेक्ट पैसा प्रधानों का नहीं निकलता, वो किसी ट्रस्ट के नाम निकलेगा। जैसे कि वो बताएंगे हम इस ट्रस्ट से इतना काम करवाए हैं ग्राम प्रधान में, तो पैसा सीधे वो ट्रस्ट को मिलता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्रेडिट कार्ड योजना केसीसी की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों केसीसी की शुरुआत 1998 में हुई थी। और केसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो गरीब किसान है उनको क्या है, वित्तीय सहायता देना, मतलब कि वो ऋण अपने जमीन पर ले सकें। अगर उनको कहीं कुछ हो गया, जैसे बेटी का ब्याह करना है किसी को, या किसी को कुछ पशुपालन करना है या कुछ भी खरीदना है, तो उनके पास जितनी भी जमीन है उसका खतौनी निकलवा के बैंक में जाके सबमिट करके फॉर्म भर के वो अपना क्या करते हैं, अपने बैंक पे अपने जमीन पे लोन ले सकते हैं और फिर उसको क्या कर सकते हैं, मिनिमम ब्याज पे किस्तों में अदा कर सकते हैं। और कभी कभी तो सरकार क्या कर देती है, माफ कर देती है, ठीक है, कभी कभी सरकार क्या कर देती है, आपने सुना होगा कि केसीसी को क्या कर देती है, माफ कर देती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, बिहार में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का मुख्य फोकस क्या है? तो मुख्य फोकस दोस्तों है युवा, महिलाएं, बुनियादी सुविधा व रोजगार। 7 निश्चय योजनाओं में कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, जैसे कि आपका सात योजनाएं चुनी जाती हैं और मान लीजिए किसी योजना का मतलब उद्देश्य पूरा हो गया तो उसको हटा दिया जाता है, फिर उसकी जगह एक नई योजना आपका शामिल कर लिया जाता है हर वित्तीय वर्ष में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका मुख्य आधार तो अभी तक है युवा, महिला, बुनियादी सुविधाएं व रोजगार, लेकिन ये टाइम के साथ बदलता रहता है। कौन सा मंत्रालय मिशन इंद्रधनुष को लागू करता है? तो मिशन इंद्रधनुष को आपको क्या लागू करता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। मिशन इंद्रधनुष क्या है? इसमें क्या है, 2 वर्ष के बच्चों और क्या है, गर्भवती जो है, गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण लगाया जाता है, ठीक है। बच्चों को जैसे हो गया पोलियो का टीका हो गया, ठीक है, खसरा का टीका हो गया, और महिलाओं को क्या है, टिटनेस का टीका लगाया जाता है। इसके तहत लक्षित समूह कौन से हैं जहां पे टीकाकरण नहीं हो पाता, जैसे कि कैंप लगा और वहां की महिलाएं नहीं जा पाई, बच्चे नहीं जा पाए वहां पे टीका लगवाने, तो उसका फिर घर घर जो है आशा हो गई आपकी, ठीक है, और वो आपकी नर्सेज हो गई, वो जाके घर घर टीका लगाती हैं, पोलियो की ड्रॉप पिलाती हैं, तो और इसके अंतर्गत कितना, पहले स्टार्टिंग में 7 लगता था, मतलब जो इंद्रधनुष का कलर है उसके हिसाब से 7 टीका लगता था। काली खांसी हो गया आपका, खसरा हो गया, टीबी हो गया, पोलियो हो गया। अब क्या लगता है, अब 12, जैसे कि अब जापानी बुखार, जो इन्फ्लुएंजा ये सबका हैजा, ये सबका भी टीका लगता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। सतत जीविकोपार्जन योजना में ये क्या है, चिन्ह है बंधन कोनागार मॉडल बोलते हैं। और ये किस पे आधारित किस पे है दोस्तों? तो ये आपका बांग्लादेश के रूरल मॉडल जो है, इस पे आपका जो कमेटी है इस पे आधारित है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, एसएचजी की नगद पुस्तक में डबल एंट्री डाटा सिस्टम लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है या मुख्य लाभ क्या है? तो इसमें क्या है,
डबल एंट्री का, तो त्रुटियों को सरलता से पहचानना, त्रुटियों को सरलता से पहचानना, ठीक है। और डबल एंट्री का मतलब क्या होता है आप समझिए। डबल एंट्री का मतलब ये नहीं कि आपको 2 किताब लेना है। डबल एंट्री का मतलब है आपको एक में क्या करना है कि आपको कितना पैसा आया अलग लिखना है और गया अलग, मतलब कि आपको 2 कॉलम बनाने हैं। उसमें जैसे कोई सदस्य कितना पैसा दे रहा है और कितना पैसा ले रहा है, तो उसका जो नाम रजिस्टर होगा या फिर और रजिस्टर होंगे, सब में क्या करना है, अगर उसने 1000 रुपए दिया तो देने वाला पैसा अलग पेज में या अलग कॉलम में, और मिलने वाला पैसा अलग पेज या अलग कॉलम में आपको लिखना है। तो ये हो गया डबल एंट्री, ठीक है। डबल एंट्री का मीनिंग ये हो गया, ये नहीं कि आप 2 कॉपी ले लो, एक कॉपी में इधर लिख लो, एक कॉपी में इधर लिख लो, तो फायदा क्या हो उसका। डबल एंट्री का मतलब ये होता है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी ने क्या दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, ये आपको याद रख लेना है। और जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है बताइएगा, लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है, ठीक है, लोकनायक। जी आप देखिएगा, इन्होंने क्या किया था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और ये क्या थे, बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। चलिए जी आपको बताना है, भारत की आत्मा उनके गांवों में बसती है, यह कथन किसका था, तो दोस्तों यह कथन था आपका महात्मा गांधी जी का कथन था, कि उन्होंने कहा था कि भारत की आत्मा जो है उसके गांवों में बसती है। तो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीविका के अंतर्गत फाइनेंशियल लिटरेसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। फाइनेंशियल उद्देश्य इसका देखिए, बैंकिंग योजनाओं का ज्ञान, ठीक है, फिर महिला सशक्तिकरण, फिर ऋण प्रबंधन, बचत और डी। तो इसका क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब आपको क्या होना चाहिए, पैसे के बारे में ज्ञान होना चाहिए, पैसा आपको लगाना कहाँ पे, आपने ऋण ले लिया तो कितना % ब्याज लगेगा, ठीक है, कि अगर पैसा ले लिया आप उसको खा लिए, फिर आपको कितना % ऋण लगेगा, आपको उसको चुकाना कैसे, कैसे सही उपयोग करना है, तो आपको इसकी जानकारी दी जाती है। जीविका के अंतर्गत आपको ये पूरा सिखाया जाता है, आपकी ट्रेनिंग होती है, ऐसे नहीं होता कि आप पैसे ले लो और खा लो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए ये बताइएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत प्रमुख निवेश क्षेत्र कौन सा था, जी आपको बताना है, प्रमुख निवेश क्षेत्र कौन सा था। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र इसका था प्रमुख निवेश क्षेत्र, मतलब कि स्टील, कोयला, मशीनरी, ऊर्जा, मतलब कि ये आपके उद्योग को बढ़ावा दिया जाना इसका मुख्य उद्देश्य था। और यहाँ पे 19 और बात करें दोस्तों इसके टाइम पीरियड का, तो 1956 से 61 के बीच इसका टाइम पीरियड था, और यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। तो दोस्तों ये वाला वीडियो आपका समाप्त हो गया है, ठीक है जी, आपका वीडियो समाप्त हो गया है। नेक्स्ट आपका मॉडल पेपर फिर लाएंगे हम थोड़े दिन में, और आपको क्या करना है, सभी लोग को कमेंट करना है, बिल्कुल से बिल्कुल जरूरी है। स्टार्टिंग में आपको कुछ भी गलत लगे, कुछ भी चीजें नहीं समझ में आ रहा है, कोई आपके स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत कमेंट करिए हमको। किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कोई भी सब्जेक्ट में नहीं आ रहा, ठीक है, कोई भी आपको एग्जाम से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए, आपको उसका जवाब मिलेगा। मैं पूरा टाइम उपलब्ध देता हूं। तो फिर चलते हैं इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।